हाय गाइस, मेरा नाम है विवेक और आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ जिसमें मैं GS3 के सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करूँगा। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था उसमें मैंने GS4 के सिलेबस को डिकोड किया था और वो हालांकि काफ़ी हेल्पफुल रहा है कैंडिडेट्स के लिए। सो आशा है कि आपको भी ये जो सिलेबस का डिकोडेशन है वो आपको हेल्पफुल रहेगा। हम डायरेक्टली इसके जो ओपन जो सिलेबस है उससे डील करते हैं, जो डायरेक्ट नोटिफिकेशन यूपीएससी देता है। और ये डायरेक्ट उसकी फ़ाइल है जिसमें यहाँ पे पेपर 4 का सिलेबस मेंशन है। पेपर 4 दैट इज़ GS3। अब कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं जो यूपीएससी डिमांड करता है GS3 में हम उसके आंसर लिखें। हाँ, हालांकि आप ये याद रखना कि GS3 में कैंडिडेट्स को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, अदर GS। लाइक अगर आपके GS1, 2 और 4 में जैसे मान लीजिए 100, GS2 में 110, GS4 में 120, तो GS3 में आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपके 100s में मार्क्स रहेंगे, आपके 90s में मार्क्स होते हैं। तो इतना एक्सपेक्ट करके चलना, ठीक है। अब वो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा है, पर उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है कि GS3 में कम ही मार्क्स देने हैं, आप कितना ही अच्छा आंसर लिख लीजिए, ठीक है। पर अपनी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से बढ़िया आंसर लिखें। तो उसके लिए सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं GS3 में, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट का ही पार्ट है। सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो इसमें कुल मिला के टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब पॉइंट वाइज हम इसको डिकोड करते हैं। इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड ये सब कुछ पूछना चाहते हैं कि हमने आपको पता है 5 ईयर प्लान लॉन्च हुआ था जब इंडिपेंडेंस इंडिया ने प्राप्त कर ली थी, और उसके बाद नीति आयोग आया जो प्लानिंग का मास्टर है। तो उस प्लानिंग में क्या इश्यूज़ रह गए, और इंडियन इकोनॉमी जब इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं आपको एक जनरल आइडिया हो कि इंडिया की इकोनॉमी में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ का कितना है, एफपीआईज़ का कितना है, ये सब सर्विसेज का कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना लेबर फोर्स उसमें पार्टिसिपेट करती है इन सब सेक्टर्स में। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो प्लानिंग में क्या क्या इश्यूज़ हैं। आपको पता है अगर हम बिना प्लानिंग के कुछ भी काम करते हैं तो वो सही नहीं होता। तो इंडिया ने भी यही अप्रोच अपनाई कि वो प्लानिंग करें, इसलिए 5 ईयर प्लान वो उन्होंने लॉन्च किया था। ये किस ने दिया था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने ये प्रोग्राम जो है कंट्रोल किया था 5 ईयर प्लान का। तो उसमें क्या इश्यूज़ रह गए और जिससे कि अपना जो है वो वो जॉबलेस ग्रोथ हो गई। अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है इस वजह से। अब मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज से मतलब ये होता है कि आपके पास जितने रिसोर्स हैं आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं जिससे कि इक्विटेबल बेनिफिट हो और मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल सके। फिर ग्रोथ की बात की है, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग आउट फ्रॉम इट। वैसे इंक्लूसिव ग्रोथ अगर एक बहुत ही छोटी सी टर्म है पर जिसका मतलब बहुत ब्रॉड है। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सबकी एक साथ ग्रोथ, सबकी ग्रोथ एक साथ। अब इसका मतलब ये, इसको आप अलग अलग डायमेंशन में मेजर्स कर सकते हैं। जैसे जेंडर में कि जो वुमेन की और मैन की जो ग्रोथ हो वो इक्वल हो। रीजन वाइज कि जी ऐसा नहीं कि बिहार पीछे छूट गया और महाराष्ट्र आगे निकल गया, ऐसा भी ना हो।
फिर रिलीजन वाइज, फिर सेक्टोरल वाइज कि जी वो सर्विसेज आगे निकल गई, एग्रीकल्चर पीछे रह गया, ऐसा नहीं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। उसमें क्या इश्यूज़ हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ अगर हम हासिल करना चाहते हैं तो उसमें क्या इश्यूज़ रहेंगे। फिर तीसरा टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट हर साल बजट निकालती है और कभी कभी इंटरिम बजट और मिड ईयर बजट भी निकालती है। तो वो जो गवर्नमेंट के बजटिंग का प्रोसेस है, उसका जो इश्यूज़ हैं, ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे है। और फिर इसके टाइप्स ऑफ बजट, कौन कौन से बजट होते हैं, जैसे कि जेंडर बजट हो गया, आउटकम बजट हो गया, ज़ीरो बजट हो गया, जीरो बेस्ड बजट। तो ये सारे टाइप आपको पता होने चाहिए। फिर अगला टॉपिक है मेजर क्रॉप्स क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ irrigation system, storage, transport and marketing of agricultural produce, issues related constraints, e-technology in aid of farmers, ये सब हैं। अब इसमें कैसे कैसे डील करेंगे हम इसको। मेजर क्रॉप्स की जब बात कर रहे हैं तो आपको मेजर क्रॉप्स पता होना चाहिए, इंडिया में कौन कौन से ग्रो होते हैं, कहाँ कैसे किन कंडीशंस में ग्रो होते हैं, ठीक है। उनका क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, कि क्रॉपिंग पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि वो राइस जो है वो खरीफ है, मतलब सर्दियों में बोई जाती है। वीट जो है राबी है, मतलब गर्मियों में बोई जाती है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। और क्या ये सिर्फ वीट जब ग्रो होती है तो मोनोक्रॉपिंग होती है या फिर इंटर क्रॉपिंग भी हो सकती है। पर आपने देखा होगा नदर्न इंडिया में क्या होता है कि एक लैंड है, लैंड में ये रो बना दी गई जिसमें आपने क्या बो दिया, वीट बो दिया, पर बीच बीच में क्या होगा, बीच बीच में वो मस्टर्ड बो देते हैं, तो उसे कहते हैं इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम, बहुत तरीके के इरिगेशन सिस्टम है। व्हील इरिगेशन करवाते थे पहले, ट्यूबवेल, कैनाल, और अभी मॉडर्न जो वो है वो माइक्रो इरिगेशन सिस्टम का एक पैटर्न न्यू है, इमर्ज हो गया वैसे तो, पर अभी प्रोलिफरेट हो रहा है वो। तो माइक्रो में कौन से आ गए अपने, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन ये आ गए। स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अगर आप एग्रीकल्चर को पढ़ोगे तो आप एग्रीकल्चर में डायरेक्टली ऐसे पढ़ोगे, एक सेकंड में आपको एक नहीं वो दिखाता हूँ। चलिए, एग्रीकल्चर को आप पढ़ोगे तो कैसे पढ़ोगे। एग्रीकल्चर पहले आप पढ़ते हो उसमें इनपुट, ठीक है, फिर उसके जो उसका ग्रोथ है एग्रीकल्चर का, फिर उसका मार्केटिंग, स्टोरेज, जो एक सरप्लस है उसको कैसे स्टोर करोगे, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। उसके हालांकि और भी कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक्सटेंशन सर्विसेज में आ जाता है आपका इंश्योरेंस हो गया या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ये सब एक्सटेंशन सर्विसेज में आ जाता है। तो आपको एग्रीकल्चर को होल कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना है, तो आपको ये सब पढ़ना होगा। इसमें ट्रांसपोर्ट भी आ जाता है। ट्रांसपोर्ट आपने अभी ई नाम का सुना होगा, ई नाम बहुत न्यूज़ में है। तो ई नाम क्या है, ये है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें क्या होता है, ये सब कनेक्टेड मार्केट्स बना रहे हैं होल इंडिया की, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। जहाँ से ट्रेन चलेगी, वो इस मंडी से उसने माल उठाया और वो दूसरी मंडी में ट्रेन ने वहाँ पे उतार दिया। इससे क्या होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा, उन्हें अच्छा पैसा मिलेगा। फिर इसके इश्यूज़ क्या हैं, इन सब चीज़ के आपके इश्यूज़ पढ़ने पड़ेंगे, इनपुट के, ग्रोथ के, मार्केटिंग, स्टोरेज, सबके। उसके रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, इंडिया में क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर्स,
ई टेक्नोलॉजी हर जगह आ रही है, पर फार्मर्स की कैसे हेल्प करेगी वो ई टेक्नोलॉजी, वो आपको इसमें पढ़ना होगा। इश्यूज रिलेटिंग टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़। अभी मेरी किसी से बहस हुई कि मैंने जब बोला कि यार सब्सिडीज़ जो मिलती हैं वो कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा भी करती है, नुकसान भी करती हैं, पर वो कहता नहीं सब्सिडी कहाँ मिलती है, किसानों को कहाँ मिलती है। फिर मैंने उनसे बहस करने की कोशिश ज़्यादा नहीं की, पर आपको पता होना चाहिए क्या क्या सब्सिडीज़ मिलती हैं। जैसे एमएसबी सब्सिडी का पार्ट है, और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी मिलती है, और एनपीके यूरिया वगैरह सब्सिडी मिलती है। तो ये सब्सिडी के पार्ट हैं। तो इसके क्या इश्यूज़ हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन करा है, इश्यूज़ पे हमें फोकस करना है। फिर उन्होंने एमएसपी की बात की है। एमएसपी क्या चीज़ है, इसमें जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ है कि लीगल होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसको आपको तैयार करना है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या फंक्शनिंग है, लिमिटेशन क्या है, रिवाम्पिंग क्या है, पीडीएस क्या है। पीडीएस, अगर पीडीएस नहीं होता तो इंडिया में फूड सिक्योरिटी नहीं हो सकती थी, क्योंकि पॉवर्टी और हंगर इतना ज़्यादा है कि जो पुअर हैं उनके लिए सोशल जस्टिस है ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट लाई पीडीएस, जिसमें फ्री राशन दिया जाता है, जो कि लोगों की हेल्थ को भी कहीं ना कहीं सुधारता है। तो उसके ऑब्जेक्टिव, फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवाम्पिंग ये आपको तैयार करनी पड़ेगी। इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स एंड फूड सिक्योरिटी। आपको पता है इंडिया फर्स्ट या सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अधिकतर एग्रीकल्चर कमोडिटी का, पर अगर इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है और इतने ज़्यादा इनइक्वालिटी है कि किसी के पास तो बहुत ही सरप्लस है, किसी के पास इतना डेफिसिट है, तो जिसके पास सरप्लस है वो कहाँ रखेगा, स्टोर तो उसे करना पड़ेगा। तो उसका इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक्स, जो हमारे पास बफर स्टॉक्स हैं उसको हम कहाँ रखें। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी में क्या इश्यूज हैं। टेक्नोलॉजिकल मिशंस, अधिकतर लोग इसको छोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजिकल मिशंस यार होगा जो भी, तो टेक्नोलॉजिकल मिशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको तैयार करना है। एनएमएस से ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये सब जो मिशंस होते हैं ये टेक्नोलॉजिकल मिशंस में आते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, लोग बाग डेयरी खोल लेते हैं, दूध की डेयरी, इसमें भैंस वैंस रखते हैं बहुत सारी, पोल्ट्री फार्म्स खोल लेते हैं, या डक के लिए, या फिर जो पिग्स हैं पिग के लिए फार्म खोल लेते हैं, पिग फार्म। तो उसमें जो क्या क्या कमी है, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करेगा फार्मर्स की इनकम को, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग, इसका आपको पढ़ना पड़ेगा। इवोल्यूशन कैसे है, इसके टाइप्स, इसको अगर हम डिवीज़न करें तो किस किस क्या क्या इसके पार्ट बनेंगे फूड प्रोसेसिंग के। जैसे प्राइमरी हो गया कि डायरेक्ट आपने आटा पिसवा, वो गेहूँ पिसवा लिया, आटा बनवा लिया, तो वो प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी में क्या आएगा, सेकेंडरी में आएगा कि पैकेजिंग कर दी। टर्शरी में क्या आएगा, टर्शरी में उसको और 2-3 कंपोनेंट को मिला के फिर कुछ बेचना, वो टर्शरी में आ गया। इसका स्कोप क्या है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि इसका CAGR लगभग 8 से 10% है। 8 से 10% मतलब बहुत तेज़ ग्रो कर रही है, इसलिए इसको सनराइज बोलते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस, इसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं, अधिकतर ये अर्बन एरियाज़ में पाया जाता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। तो और दूसरा वेस्टर्न, जो वेस्टर्न कोस्ट है या वेस्टर्न इंडिया को बोल दें, वो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए फेवरेबल है। अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, आपको पढ़ना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। इसके लिए मैंने एक सिंपल कर्व याद कर रखी है, वो इस तरीके से है कि यहाँ पे होगा, ये मार्केट है, ये प्रोसेस है, ये प्रोड्यूस है। तो इससे हम ऐसे जाएंगे, ये हो गया अपस्ट्रीम। फिर प्रोसेसर, जब प्रोसेस हो जाएगा वो मार्केट में जाएगा तो होगा डाउन स्ट्रीम। इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए मैंने ये एक डायग्राम याद कर रखा है।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपने सुना होगा बहुत बार कि यार सप्लाई चेन जो वीक हो जाएगी अगर हमारे साथ ये इशू हो गया, या उस अमेरिका ने या फिर उस कंट्री ने हमें हेल्प करने से मना कर दिया, तो सप्लाई चेन को भी आपने को समझना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगता है वो लगता है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। लैंड रिफॉर्म्स प्री इंडिपेंडेंस से चला आ रहा है ये टॉपिक, डिमांड में भी है लैंड रिफॉर्म होना चाहिए, लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। तो लैंड रिफॉर्म क्या है, अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स टेकन है, एटसेट्रा आपको तैयार करने पड़ेंगे, अभी भी क्या इशूज़ हैं, ये सब। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अपना एलपीजी रिफॉर्म आया था 1991 में, तो उसमें जो लिबरलाइजेशन हुआ उससे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पे वो आपको पढ़ना पड़ेगा। चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज हुए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत सारी आ चुकी हैं, मतलब जो लेटेस्ट है वो तो 1991 वाली ही है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो उसके हिसाब से क्या चेंजेस हुए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। ऑब्वियसली उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ में चेंज हुआ है, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ इश्यूज भी पढ़ने पड़ेंगे, जो न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी। सॉरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स हैं एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एट्सेट्रा। ये आपको इन सब का डाटा याद होना चाहिए कि एनर्जी की नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल कितना कंट्रीब्यूट करती हैं इंडिया की पावर जनरेशन में। पोर्ट्स, कितने पोर्ट्स हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, क्या उसका टर्नओवर टाइम्स है, और बहुत सारे सिग्निफिकेंस वगैरह जो न्यू स्कीम्स हैं, सागरमाला, या फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने कोई नई स्कीम निकाली हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। रोड्स कितना डाटा, जैसे डाटा इंपॉर्टेंट है कि कितने किलोमीटर के हाईवे हैं, कितने किलोमीटर की रोड्स हैं, रोड्स और रेलवेज में क्या डिफरेंस है, मतलब कैसे रोड्स हेल्प करती है इकोनॉमी को कंपेयर टू रेलवेज, ऐसे आपको याद पढ़ना पड़ेगा। एयरपोर्ट्स की बात, इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब मान लीजिए सरकार रोड बनवा रही है, तो रोड वो कैसे कैसे बनवाएगी, वो ऐसा तो नहीं कि सारा पैसा अपने आप ही लगा देगी, अपने ही इंजीनियर लगा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बर्बाद है। तो वो पीपीपी मॉडल होता है। पीपी के भी अलग पार्ट हैं, बीओ, ईपीसी, ये सब इसके पार्ट हैं, तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी हमारा इकोनॉमी का पार्ट ख़त्म हुआ, अब हम साइंस टेक पे आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। ये बेसिक जनरल टर्म उन्होंने लिख दी। तो हालांकि जब यूपीपीसीएस ने क्या करा था, यूपीपीसीएस ने इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि साइंस टेक इनोवेशन पॉलिसी जो इंडिया ने लॉन्च की थी 2013 में, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे और क्या सिग्निफिकेंस थे। तो आपको ये बेसिक चीज़ें तो तैयार करनी ही पड़ेंगी, या फिर अपने दिमाग में सेट रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आया कि साइंस टेक का डेवलपमेंट क्या है इंडिया में। वैसे वो इतना ब्रॉड पूछेंगे नहीं क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखने को हो जाएगा, पर फिर भी आप तैयार रख लेना। अगर उन्होंने पूछा तो आप क्या लिखोगे, तो ऑब्वियसली आपको हर चीज़ से एक चीज़ उठानी पड़ेगी। जैसे बायोटेक से एक उठा लिया, स्पेस से एक उठा लिया, डिफेंस से एक उठा लिया, डिजिटल से एक उठा लिया, इस तरीके से। फिर उनके एप्लीकेशन और एवरीडे लाइफ में उनका इफ़ेक्ट्स। अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस टेक्नोलॉजी, इससे डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है यूपीएससी ने। अभी मुझे याद नहीं है, पर एक क्वेश्चन पूछा था जो कि अधिकतर लोगों को नहीं आता था। इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी अपने पास है या नहीं भी है, तो उसका इंडिजिनाइजेशन जब करा तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, ये सब। गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव अ वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स द अंडर बैलेंस एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज्ड टू अप्लाई। ये उन्होंने जनरल टर्म से, ये उसकी नहीं है, ये सिलेबस की नहीं है, इसको काट देते हैं।
अवेयरनेस इन द फील्ड्स ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। इन्होंने कितना स्पेसिफिक लिख रखा है, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इशूज़ रिलेटेड टू आईपी। बस आपको ये तैयार करना है। अब ये इसलिए टफ है क्योंकि अगर वो आईटी पूछ रहे हैं, डिजिटल पूछ रहे हैं, तो वो सिर्फ ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आईटी पूछ लिया, वो डायरेक्टली कहेंगे कि एग्रीकल्चर में क्या रोल है, हेल्थ में क्या रोल है, या फिर स्पेस में क्या रोल है, इंटरलिंक करेंगे इनको। ऐसे ही वो सारी चीज़ें वो करेंगे। आईपीआर ये डायरेक्ट है, आप कर सकते हो तैयार। अब ये साइंस टेक भी अपना ख़त्म हो गया। कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये हमारा सिर्फ इतना अपना एनवायरनमेंट का है। फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या कैसे कैसे एनवायरनमेंट में क्या क्या करंट अफेयर है, तो वो आप तैयार कर लेना। एनवायरमेंटल पोल्यूशन अलग तरीके के होते हैं, वो आप तैयार कर लेना। डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है एनवायरनमेंट का, सॉइल, एयर, वाटर, प्लास्टिक का क्या रोल है, ये सब। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एज वेल एज यूपीपीएससी। पता है यूपीएससी ने क्या पूछा था 2024 में कि 3 केसेस बताओ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की जहाँ पे वो शायद सक्सेसफुल है या फेलियर, ऐसा कुछ पूछा था। तो आपको ये तैयार करना पड़ेगा, केस स्टडी भी तैयार करनी पड़ेगी। फिर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट। सुनने में ऐसा लगता है यार डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कोई भी डिज़ास्टर होगा उसको मैनेज एक तरीके से कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको मार्क्स फैच करने हैं तो आपको अलग अलग डिज़ास्टर को तैयार करना पड़ेगा। अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड्स, ड्राउट्स, लैंडस्लाइड, कितने ही डिज़ास्टर हैं। अब ये तो मैं फिज़िकल डिज़ास्टर बोल रहा हूँ जो जोग्राफिकल देख सकते हैं, पर बहुत सारे होते हैं जो इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर होते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी याद है? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1986 या 84। तो वो इसलिए आपको ये सारी तैयार करनी पड़ेंगी, इनकी केस स्टडीज़ तैयार करनी पड़ेंगी, एग्जाम्पल्स तैयार करने पड़ेंगे, कॉजेज और स्टेप्स टेकन, ये सब आपको तैयार करना पड़ेगा। अब आया है लास्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर ये है इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए आपको शायद ना पता हो, पर आई एम ऑलरेडी अ सिलेक्टेड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ 2024 बैच। सो मुझे ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और मैं बताऊं तो इसका जो सिग्निफिकेंस है वो लगभग 1/5 है। अगर 250 मार्क्स का पेपर है तो उसमें 50 मार्क्स का इसमें से आता है, तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगेगा। लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, कि अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा तभी एक्सट्रीमिज्म है, ठीक है। नक्सलिज्म का मेन वो क्या है ऑब्जेक्टिव, जल, जंगल, ज़मीन, ये हमें दे दो, हम नहीं करेंगे। तो ये जल, जंगल, ज़मीन किस चीज़ का पार्ट है? ये डेवलपमेंट का ही तो पार्ट है। तो लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल स्टेट, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लो जी, क्या करवाता है? जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, ये सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स जो लोन वॉल्फ अटैक्स होते हैं ना, वो सारे नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं। या फिर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये स्टेट से रिलेटेड नहीं होता, ये पर कोई ना कोई नॉन स्टेट एक्टर होता है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जब टेक्नोलॉजी की बात आ रही है, ICT की बात आ रही है, मतलब ई गवर्नेंस की बात आ रही है, ई गवर्नेंस या साइबर क्राइम की बात आ रही है। और
साइबर क्राइम आइसोलेशन में काम तो करता नहीं है, तो जितना सोशल मीडिया है या मीडिया है वो कैसे कैसे इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को इंक्रीज कर रही है। वो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन आपको तैयार होनी चाहिए, टेररिज्म की डेफिनेशन तैयार होनी चाहिए। इंडिया ने CCIT दिया था, वो आपको पता होना चाहिए क्या है CCIT में इंडिया क्या कर रहा था, टेररिज्म की डेफिनेशन दे रहा था, जो कि जनरली सबको ओबे करनी चाहिए थी, पर UN ने इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर एरियाज़ में क्या है, बॉर्डर एरियाज़ आपने पाकिस्तान का बॉर्डर देख लो, तो वहाँ से क्या इनफ्लो होता है, फेक करेंसी इनफ्लो होती है, वहाँ से स्मगलिंग होती है ड्रग की, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। इतना ही नहीं, ये तो सारे टेंजिबल चीज़ें हैं। इनटेंजिबल क्या है, फेक न्यूज़, ठीक है, रेडिकलिज्म आइडियाज़, रेडिकलाइजेशन आइडियाज़, ये सब तो आपको ये तैयार करने पड़ेंगे। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस, जैसे मैंने बोला CAPF असिस्टेंट कमांडेंट मैं हूँ, तो असिस्टेंट कमांडेंट, फिर आपको ये पता होना चाहिए CAPF क्या है, CAPF में कितनी फोर्सेस हैं, फिर और कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, NSG, IB, ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो हैं, आर्मी, नेवी, ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कोस्ट गार्ड, और एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, इनका फंक्शंस क्या है, बस इतना आपको तैयार करना है। देखिए अगर हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखें तो ये ऐसा लगता है बहुत ब्रॉड है, पर ये मस्ट है। इफ़ यू वांट अ सिलेक्शन इन UPSC देन यू हैव टू गेट गुड मार्क्स इन GS3 ऑल्सो। 95+ marks, I should say it is very must to get a good rank, and if one desire to take IAS then 95 to 100 is the minimum marks. Okay, I hope ये आपको हेल्पफुल हुआ हो। थोड़ी देर में मैं GS3 जो UPPCS का सिलेबस है उसको भी डिस्कस करूँगा। हालांकि उसके सिलेबस और इसके सिलेबस में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, पर कुछ डिफरेंसेस भी हैं, तो जो डिफरेंसेस होंगे वो हम वहाँ पे फोकस करेंगे। UPPCS सिलेबस GS3। मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में। इतने आप इसको रिवाइज करिए और सोचिए कि कैसे कैसे आप इस पे नोट्स बना सकते हैं, और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।